दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों अगर आपको 2025 में अच्छे से अच्छा नंबर लाना है तो इस वीडियो में ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने क्लास 10th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो किताब सीरीज और पेपर तीनों जगह से छाट कर लेकर आया हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर 2025 में आपको कुछ अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में लार का क्या भूमिका होता है। दोस्तों जो हम भोजन करते हैं उसमें लार का क्या भूमिका होता है, तो चलिए इसको देखते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं, भोजन दोस्तों हम जो खाते हैं उसे भोजन को एक पराक्रम से गुजरना पड़ता है। दोस्तों हम जो भोजन खाते हैं उसे एक पराक्रम के द्वारा गुजरना पड़ता है, जिससे वह छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। दोस्तों जो भोजन होता है वो छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, अतः भोजन को गीला करने का काम लार का ही होता है। दोस्तों जो भोजन होता है उसे गीला करने का काम लार का ही होता है, ताकि उसका मार्ग आसान हो जाए दोस्तों, ताकि पचने में आसानी हो जाए। अतः हमारे मुंह से निकलने वाला रस, दोस्तों जो हमारे मुंह से निकलता है रस, वो केवल दोस्तों जल न होकर दांत ग्रंथि से निकलने वाला लार रस होता है। दोस्तों जो हमारे मुंह से निकलता है लार, वो केवल जल न होकर दांत ग्रंथि से निकलने वाला रस भी होता है। ठीक है। भोजन को कोमल बनाने का कार्य लाल ग्रंथि द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो भोजन को कोमल बनाता है वो लार ग्रंथि द्वारा किया जाता है। ठीक है। जिसके द्वारा भोजन को आगे पाचन के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक या मुख्य कोशिका कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य कोशिका कौन से हैं, तो इसका देखते हैं कि इसका उत्तर है कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक या मुख्य कोशिका को तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों जो मुख्य कोशिका को कोशिका तंत्रिकाएं कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं विचारात्मक इकाई है। दोस्तों जो तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका तंत्र, दोस्तों जो मुख्य कोशिका को, जो ऊपर दिया है कि मुख्य कोशिका को तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं विचारात्मक इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है कि दोस्तों ये तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये कई साल लगातार आया है कि मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर में संतुलित करने का कार्य करता है। दोस्तों जो हमारे दिमाग में कौन सा भाग होता है जो शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों जो अनुमस्तिष्क होता है वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, यह पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। दोस्तों जो पीछे का भाग होता है, इसके अतिरिक्त यह खेलने कूदने नाचने आदि समस्त कौशलपूर्ण क्रियाओं का समन्वय करता है। दोस्तों जो हम खेलते कूदते नाचते गाते कुछ भी करते हैं तो मुख्य रूप से इसका ही योगदान रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई साल लगातार आया है। चलिए ये भी देखते हैं कि मास्टर ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जो मास्टर ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, इसका क्या महत्व होता है। दोस्तों जो मास्टर ग्रंथि होती है इसका क्या महत्व होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि अगर मस्तिष्क के पश्च भाग में डाइनसिफैलान नामक संरचना की निचली सतह पर उपस्थित होता है। दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के पश्च भाग में उपस्थित होती है। ठीक है, अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि किस हार्मोन की कमी से घेगा रोग होता है। दोस्तों जो किस हार्मोन की कमी होती है जिससे आदमी को घेगा रोग होता है, इसके बचाव के लिए एक उपाय लिखिए। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ये कई साल लगातार आया है और इस साल भी उम्मीद है आने की। तो चलिए इसको देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की कमी से घेगा रोग होता है। दोस्तों
थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की उचित मात्रा में उपयोग करने से बचा जा सकता है। दोस्तों अगर घेंघा रोग से बचाव के लिए आयोडीन की उचित मात्रा में उपयोग करना पड़ेगा, तभी इससे बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पिछले ही साल लगातार आ रहा है और इस साल भी आया था दोस्तों, और ये 2025 में भी उम्मीद है आने का। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अलैंगिक जनन में पादप या शरीर का कोई भाग पृथक अर्थात अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करती है। दोस्तों अलैंगिक जनन में पादप या शरीर का कोई भाग पृथक मतलब अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करती है। यह पादप आनुवंशिकता जनक के समान होता है। दोस्तों जो ये पादप होता है, पादप आनुवंशिकता जनक के समान होता है। इसके द्वारा अतिशीघ्र नए पादप उगाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण हो जाएगा कि अमीबा, हाइड्रा आदि। दोस्तों जो अमीबा हाइड्रा होते हैं, ये इनके शरीर से कोई भी अंग अगर हम काट देंगे तो ये फिर से एक नए जीव के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे इनके उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं कि देवी विखंडन क्या है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देवी विखंडन क्या है, यह किन जंतु में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि कुछ प्रोटोजोआ की कोशिकाएं विभाजन द्वारा समानता 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं। दोस्तों जो कुछ प्रोटोजोआ की कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। दोस्तों इस प्रक्रिया में पहले केंद्रक का विभाजन होता है तथा उसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है। दोस्तों पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक कोशिका दो संतति कोशिका में बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आप लोगों की अच्छी लग रही होगी। दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि दोस्तों मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल ये भी आया था और इस साल भी उम्मीद है आने की। कि क्वेश्चन है कि अगर प्लेनेरिया अथवा हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। दोस्तों जो प्लेनेरिया होता है और हाइड्रा दोनों को अगर कई टुकड़ों में हम काट देते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखते हैं कि यदि प्लेनेरिया और हाइड्रा को अनेक टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि एवं विभाजन द्वारा संपूर्ण प्लेनेरिया और हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हम प्लेनेरिया और हाइड्रा को कई टुकड़ों में अगर काट देते हैं तो फिर से एक संरचना के रूप में तैयार हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो रोक कर, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों।